नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। संविधान में मूल अधिकार, डीपीएसपी और एफडी पर एक तुलनात्मक क्लास मैंने लिया था। उसी कड़ी में मूल अधिकार कितने हैं ये बताने की कोशिश की थी। आज बारी है डीपीएसपी और उनके प्रकारों की, और सब कुछ सही रहा फिर मूल कर्तव्य पर भी काम करेंगे। डीपीएसपी संविधान का एक अहम और सबसे प्रमुख टॉपिक है। जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे सिविल का एग्ज़ाम हो, चाहे आगे जितने भी एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी का हो, आरओ का पेपर कि लगभग हो ही चुका है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें शामिल हैं या नहीं हैं तो हम चीज़ों को छोड़ दें। कभी कभी एग्ज़ाम में कुछ टॉपिक पूछे जाते हैं, कुछ नहीं आते हैं, हमें पूरा सिलेबस देख लेना चाहिए। सबसे ज़्यादा संशोधन इस लेसन में सरकार की जितनी आर्थिक सामाजिक योजनाएं हैं वो इस लेसन में है। कह सकते हैं सबसे व्यवहारिक और सबसे प्रैक्टिकल टॉपिक है। ये ध्यान रखना है कि संविधान के हर अनुच्छेद का एक अपना सब्जेक्ट है। जैसे मूल अधिकार में मैंने बताया था कि 21 में जीवन जीने का अधिकार है, तो जीवन जीने में सोने का अधिकार और व्यापार का अधिकार आता है। अगर 19 में बोलने का अधिकार है तो बोलने में प्रेस की स्वतंत्रता आती है। ऐसे ही इस लेसन में भी हर आर्टिकल का अपना सब्जेक्ट है। आपको करना ये है, एग्जाम में 4 अनुच्छेद दिए जाएंगे और उनका विषय दिया जाएगा और उनका मैच करना होगा। लेकिन कभी कभी विषय ना करके उनकी जो योजनाएँ हैं रिसेंटली सरकार ने जो बनाई हैं उनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे सैंपल आपको देते हैं, क्वेश्चन आ जाए सर्व शिक्षा अभियान, पल्स पोलियो अभियान, 2 बूंद जिंदगी की, उज्ज्वला योजना और नरेगा योजना। संविधान की भारत सरकार की योजनाओं को संविधान के आर्टिकल से सुमेलित करें। तो यहाँ पर बच्चे सोचेंगे कि ये कहाँ से आ गया। तो मैंने बताया था जहाँ धुआं है वहाँ आग है। तो उसी तरीके से अगर शिक्षा है तो 45 है, हेल्थ है तो 47 है, न्यूनतम मजदूरी है तो 43 है, और नरेगा योजना है तो 39। बस इतना लिंक आपको बनाना है और जैसे जैसे सरकार की योजनाएं बढ़ती जाएंगी ये लेसन जीवंत होता जाएगा। तो यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए हमने आर्टिकल उनके विषय को थोड़ा हाईलाइट कर दिया है। बाकी बातें समझानी है क्योंकि हर चीज़ लिखी नहीं जाती, समझ को हमेशा समझा जाता है। इस उम्मीद के अनुसार आइए शुरू करते हैं। और कौन कौन से इसमें अमेंडमेंट हैं, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस लेसन के बारे में एक हल्का सा आइडिया मैं दे देता हूँ। डीपीएसपी हमारी जो सरकारें जिनको हम स्टेट यानी राज्य बोलते हैं, उनके कुछ कर्तव्य हैं, ड्यूटी हैं जिनको करना चाहिए। देश के आर्थिक सामाजिक विकास के लिए हमारी सरकारों को कुछ रोड मैप दिया गया है, कुछ आदर्श दिए गए हैं जिनको करना उनकी जिम्मेदारी है। और वो अगर करते हैं तो लोकतंत्र हमारा बहाल होता है, मेंटेन होता है। 5 साल के बाद भारत में चुनाव होते हैं और केंद्र से लेकर राज्य तक जो हमारी सरकारें हैं उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जनता के, देश के आर्थिक सामाजिक विकास पर वो काम करें। जब वो काम करेंगी तो इन योजनाओं को लागू करेंगी, इन योजनाओं के आधार पर भारत की जनता का विकास होता है, लोकतंत्र आगे बढ़ता है। तो आइए चलते हैं। ये लेसन 38 से 51 तक है, 36 से 51 तक है। 36 और 37 में विषय का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। बस ये है कि 36 में ये कहा गया है कि जो हमारे डीपीएसपी हैं वो कितने प्रकार के हैं, न्यायपालिका के प्रति ये जवाबदेह नहीं है। लेकिन विषय का जो डिटेल है वो 38 से ही शुरू होता है, इसलिए हमने यहाँ 48 से 51 तक की सीरीज बनाई। जैसे मूल अधिकार का लेसन 12 से 36 तक था, लेकिन मूल अधिकार 14 से 32 तक थे। ये चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है। ये लेसन शुरू 36 से होता है, लेकिन टाइप्स 38 से शुरू होते हैं, 48 से, सॉरी नहीं 38 से, मैं गलत लिख गया। थर्टी 38 का विषय वो है लोक कल्याण, पब्लिक वेलफेयर इंग्लिश में। और एक एक आर्टिकल में ढेर सारा समझाने को है। बस विषय की नोच को अगर पकड़ें, लोक कल्याण का मतलब होता है जो भी भारत की सरकार है, चाहे आज की हो चाहे एंशिएंट हिस्ट्री की, उसका कर्तव्य है कि जनता के हित के लिए काम करे। चाणक्य की कौटिल्य नीति में कहा गया था कि प्रजा सुखे सुखम राज्ञा प्रजा नाम ता हिते हितम, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। तो जो भी राजा प्रजा के हित के लिए काम करता है वो राजा जनता के दिलों में रहता है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक ने छायादार वृक्ष लगवाए थे। तो जो भी सरकारें जनता के वेलफेयर के लिए काम करती हैं, चाहे वो वाईफाई की व्यवस्था करें, चाहे वो सड़कों की व्यवस्था करें, चाहे वो फ्री पानी की व्यवस्था करें, जैसे जनता का वेलफेयर हो, वही है लोक कल्याण।
तो इस आधार पर लोक कल्याण की भावना, इसलिए भारत लोक कल्याणकारी राज्य, पब्लिक वेलफेयर स्टेट, ये थीम, ये भावना संविधान में कहाँ से ली गई है? तो आंसर होगा DPSP आर्टिकल आए तो 38। यहीं से इसकी शुरुआत भी होती है। कभी कभी 4 विषय दिए होंगे, उनका क्रम पूछा जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यूनतम मजदूरी और ग्राम पंचायतें। संविधान में प्रदत्त विषयों को उनके होने के सही क्रम से व्यवस्थित करें। आपका समय शुरू होगा तब। फिलहाल अब आ जाओ। 39 में है इक्वल पेमेंट फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन। जैसा काम वैसा पैसा, ये हमारी भारत की सरकार की जिम्मेदारी है। और इस आर्टिकल को मुहैया कराने के लिए सरकार ने समय समय पर वेतन आयोग बनाए, और इस आधार पर काम के मानक तय हुए। तो वेतन आयोग, उनकी मजदूरी, तो आय और व्यय की जो असमानताएं हैं उनमें बहुत ज़्यादा गैप ना हो। जो हमारे संसाधन हैं आर्थिक, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण असमान ना हो। ये सब इस आर्टिकल में ही आ जाता है। तो मेन है समान कार्य के लिए समान वेतन। 39A, इस आर्टिकल में आगे चल कर के एक संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ, और वो अमेंडमेंट है 42वां संविधान संशोधन, जिसको लघु संविधान भी कहते हैं। ये इस लेसन में 3 बार आया और 3 आर्टिकल इसमें आएंगे, आपके सामने है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा विषय 42वें संशोधन से संबंधित नहीं है? तो जो संबंधित है वो आप देख लीजिएगा, जो बचेगा वो है। इसमें है इक्वल जस्टिस, समान न्याय, और फ्री लीगल एड, निःशुल्क कानूनी सहायता। समान न्याय देने के लिए सबको, क्योंकि भारत में अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है, ये गरीब व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है वो कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगा सकता। तो ऐसी स्थिति में सरकार की जिम्मेदारी है उनके लिए फ्री ट्रैक सिस्टम बनाए, जिससे उनको न्याय मिले। इसी आधार पर आज भारत सरकार के कई प्रयास हैं, और ये आर्टिकल भी आज प्रैक्टिकल है। 40 में विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत, संविधान का लेसन 9 इसके लिए रखा गया है। बलवंत राव मेहता कमेटी के आधार पर आगे चल कर के ये व्यवस्था भारत में आई। सिंघवी कमेटी की सिफारिश पर आगे चल कर के 42वां संशोधन हुआ। आज भारत में ग्राम पंचायत लेसन 9 में है, लेकिन 42वां संशोधन के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को कई शक्तियाँ दी गई। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। आगे कभी पढ़ाएंगे पंचायती राज व्यवस्था तो डिटेल से बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना जानना है कि विलेज पंचायत आर्टिकल 40 में है, संशोधन इसमें है 73। क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी आते हैं, क्योंकि इस लेसन को संविधान का बेस यानी आधार माना जाता है। तो संविधान का स्रोत यहीं से तलाशना पड़ता है। जैसे क्वेश्चन आ जाए, बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, ग्राम पंचायतों का गठन, स्वास्थ्य की व्यवस्था, इनका स्रोत, रिसोर्स संविधान में कहाँ से तलाशा जाएगा? प्रस्तावना से, मूल अधिकारों से, मूल कर्तव्यों से, DPSP से। तो सबका स्रोत यहीं से है, और यहीं से ये लेसन आगे बढ़ते हैं। तो इसी आधार पर पंचायतें हैं 40 में। 41-42 कुछ आर्टिकल हैं जो कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरी सलाह है कि इस लेसन में कहीं कोई शॉर्टकट ना करें। आप विषय की नॉलेज को उठाएं और आगे बढ़ें। थीम आ जाए, क्लियर हो जाएगा। 41 में है पब्लिक वेलफेयर, लोक सहायता, इसमें लोक कल्याण, इसमें लोक सहायता है, पब्लिक हेल्प, शिक्षा, काम की व्यवस्था। जगह कम होने से हमने केवल थीम को निकाला है, वैसे डिटेल हमें समझा देता हूँ। समाज के ऐसे वर्ग हैं जो निःशुल्क कमज़ोर हैं, असहाय हैं, जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, वयोवृद्ध हैं, उनके लिए काम की व्यवस्था करना, रहने की व्यवस्था करना, आजीविका की व्यवस्था करना, शिक्षा पाने की व्यवस्था करना, और ये उनका अधिकार भी है, सरकार का कर्तव्य भी है। आज समाज में एक सामाजिक जो असमानता है, बुराई है, वो है कि जो हमारा सीनियर सिटीजन वर्ग है वो अपेक्षित है। इस आधार पर देखा होगा कि कई जगह विधवाश्रम बने हैं, कई जगह आपके कई आश्रम संस्थान है जहाँ सीनियर सिटीजन रहते हैं। तो भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि इनकी सहायता के लिए योजनाएं बनाए, इनके रहने की व्यवस्था करे, पढ़ना चाहता है तो पढ़ाए। इसी आधार पर 1995 में सरकार ने प्रोग्राम शुरू किया था, सामाजिक सहायता कार्यक्रम, सोशल हेल्प प्रोग्राम। आज वृद्धावस्था पेंशन योजना, वृद्धावस्था आश्रम, सामाजिक सहायता कार्यक्रम, विधवा पेंशन योजना जैसी योजनाएं जो आपको मिलती हैं वो इसी आर्टिकल के अकॉर्डिंग मिलती हैं, और सरकार इसके लिए प्रयास करती है। और इसी आधार पर ये आर्टिकल भी आज प्रैक्टिकल है। प्रौढ़ शिक्षा भी इसमें आ जाएगा। ठीक, तो आर्टिकल उनके विषय ध्यान रखिए, विषय संबंधी जो थीम है उसके आधार पर जो योजनाएं बनती हैं वो आपकी अपने आप
तैयार हो जाएंगी। तो इकोनॉमिक्स का एक सेक्शन भी इससे कवर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 42 स्पेशली बच्चों और महिलाओं के लिए है। ये आर्टिकल कहता है कि काम की न्यायोचित और मानवोचित दशाएं हों। मतलब जो व्यक्ति काम करता है वो पैसा हो, जो उस काम करने का तरीका हो उसके अनुसार होना चाहिए, काम के घंटे तय होना चाहिए, और महिलाओं को मैटरनिटी सहायता यानी प्रसूति सहायता उपलब्ध हो जो महिलाएं काम करती हैं। तो इस आर्टिकल को अगर हम निकालें, सीधे सीधे बोलें तो स्पेशल हेल्प प्रोग्राम फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, इस आर्टिकल के विकास के लिए सरकार ने जच्चा बच्चा प्रोग्राम बनाया, महिलाओं को प्रसूति सहायता के लिए काम के घंटे तय किए। जो बच्चे जन्म लेते हैं या जन्म लेने वाले हैं उनके लिए निःशुल्क टीकाकरण की व्यवस्था की गई, जैसे इंद्रधनुष प्रोग्राम। तो निःशुल्क प्रोग्राम हर अस्पताल में चलते हैं। स्वस्थ प्रसव उनका हो इसके लिए सरकार कई योजनाएं बनाती है। इस आधार पर जो गरीब है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उसके लिए योजनाएं सरकार की चल रही हैं। इसी में कर प्रोग्राम आया था पल्स पोलियो अभियान 2 बूंद जिंदगी की। तो ये प्रोग्राम भी इसी आर्टिकल में जोड़ा जाएगा। 2 बूंद बच्चों को चाहिए, बड़ों को चाहिए नहीं। तो इस आधार पर सारे टॉपिक को हम इसमें जोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है 43 में 2 थीम है। एक है न्यूनतम मजदूरी और दूसरा है कुटीर उद्योग। न्यूनतम मजदूरी में सबसे पहले आते हैं। न्यूनतम मजदूरी का मतलब होता है जीने योग्य मजदूरी, मिनिमम सैलरी फॉर लाइफ सेटलमेंट। हमें उतनी मजदूरी मिले जिससे हमारा काम लाइफ सेटल हो। एक व्यक्ति कोई मजदूर है, उसको कितना आय मिलना चाहिए, कितना वेतन मिलना चाहिए, काम घंटे कितने होने चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। इसी से जुड़ा हुआ एक एक्ट है नरेगा एक्ट, जो आज मनरेगा एक्ट है। तो नरेगा योजना में भी हमें ये अधिकार है कि हमें इतने घंटे काम मिलेगा, इतना हमारा वेतन होगा, और काम नहीं मिलता है तो उसके बदले हमें क्या मिलेगा। तो नरेगा योजना इसमें आ जाएगी 43 में। और स्मॉल इंडस्ट्री एंड लघु इंडस्ट्री, कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों का विकास होना चाहिए। गांधी जी का एक सपना था कि लोगों को मजदूरी ना करनी पड़े, वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, इसलिए कुटीर उद्योगों का विकास होना चाहिए। इसलिए ये लेसन गांधीवादी विचारों से भी प्रेरित यानी मोटिवेट है। तो मजदूरों को मजदूरी मिले और वो अपने हाथ पैरों पर खड़े हों, तो स्मॉल इंडस्ट्री का विकास होना चाहिए। ठीक, इसके लिए भी कई प्रोग्राम हैं। 43 है, इस अनुच्छेद में 2 संशोधन हुए, ए और बी। अंतर यह कि 43 में न्यूनतम मजदूरी और कुटीर उद्योग हैं। तो 43A जो संशोधन हुआ था 42 में, इसमें किसी उद्योग के विकास में श्रमिकों की भागीदारी। इसमें 2 वर्ड्स हैं, शब्द हैं उद्योग और श्रमिक। ये अनुच्छेद कहता है किसी उद्योग में श्रमिकों का अपना योगदान होता है। बड़े बड़े उद्योग कल कारखाने हैं, बिना श्रमिकों के नहीं चलते। तो उनका खून पसीना जब लगता है तब इंडस्ट्री चलती हैं। तो उनकी भूमिका को समझा जाए। रोल ऑफ वर्कर्स इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, किसी उद्योग के विकास में श्रमिकों का योगदान, उनकी भागीदारी, उनका महत्व, उनकी उपयोगिता, चाहे शब्द हम कोई भी चुने। इस आर्टिकल के विकास के लिए श्रमिकों के लिए जो वेलफेयर बनाए गए, लेबर यूनियन बनाए गए, काम के घंटे तय किए गए, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। पर यह ध्यान रखना है कि मजदूर और उसकी मजदूरी 43 में है, उद्योग और श्रमिक 43A में है। संशोधन होगा 42 में। आगे चल कर के इसमें एक और संशोधन हुआ, नया आर्टिकल आया 43B। इसमें जो थीम है, जो शब्द है, वो है सहकारी संस्थाएं, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कुछ लोग मिलकर के जो सहकारी संस्थाओं को चलाते हैं, भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि इनको स्थापित करने में अपना रोल प्ले करें, वित्तीय सहायता प्रोवाइड करें। इसके लिए जो अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन 97 अमेंडमेंट 2011, तो जहाँ सहकारी शब्द है वो 43B में आ जाएगा। जो हर अनुच्छेद का अपना एक विषय है। तो 2-3 बार जब इनको आप लिंक बनाएंगे तो हमको नहीं लगता कि कहीं कोई कन्फ्यूजन होगा। थ्योरी को अलग रख दें, शब्द पर डिटेल करें और उसकी बात को थोड़ा समझें। अब आते हैं 44। अब यहाँ से थोड़ा हल्का फुल्का है। आर्टिकल 44 की थीम है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, यानी इसको और सरल कर दें, सभी के लिए एक जैसे कानून हो। भारत जैसे देश में हालांकि एक जैसे कानून बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भारत एक सेकुलर कंट्री है जहाँ कई धर्म, कई जातियों, कई संस्कृतियों के लोग एक साथ रहते हैं। पाकिस्तान में मुस्लिम धर्म है, कहीं ईसाई धर्म है, कहीं सिख धर्म है। हमारे यहाँ कोई धर्म नहीं, हम सबके हैं लेकिन हम किसी के नहीं। ऐसे देश में एक कानून बनाना बहुत कठिन काम है।
लेकिन फिर भी सरकार कोशिश करती है, जैसे अभी लेटेस्ट है ट्रिपल तलाक। महिलाओं को कानून की नज़र में एक करने के लिए कि कानून सबके लिए समान है, तो तलाक के मुद्दे पर सरकार ने कानून बनाया था ट्रिपल तलाक, तो ये इसी आर्टिकल में आएगा। और बाकी और भी जो योजनाएं सरकार कर सकती है, जिन जिन बिंदुओं पर जिन पर सभी नागरिकों को एक जैसे कानून मिले, वहाँ 44 होगा। 45 में थीम है शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा मिले, ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे केंद्र की हो, चाहे राज्य की हो, चाहे पंचायतों की हो। इसके लिए सरकार जो भी प्रयास करे, बच्चे स्कूल जाएं, पढ़ें, भूखे रहते हैं तो खाना मिले, इसके लिए मिड डे मील योजना आई। इसके बाद बच्चों को स्कूल बस्ते, दूध, तेल, काजल की व्यवस्था करना, अच्छे टीचर उपलब्ध करना, स्कूल की बिल्डिंग अच्छी करना। हालांकि कई कमियां हैं, लेकिन फिर भी सरकार कोशिश करती है। सर्व शिक्षा अभियान, चलो चलो स्कूल चले हम, आंगनवाड़ी प्रोग्राम, आज ये सब इसी में आता है। शिक्षा को बच्चों को अधिकार देने के लिए 86 अमेंडमेंट हुआ तो इसी में, और 45 आर्टिकल को प्रैक्टिकल करने के लिए 21A एक नया अनुच्छेद बना था, जिसका विषय है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, जो हमने मूल अधिकारों में आपको बताया था। क्वेश्चन आता है कि शिक्षा का अधिकार आज 21A में है, ये किस अनुच्छेद से प्रभावित है, कहाँ से लिया गया? तो मैंने बताया था जहाँ शिक्षा है वहाँ 45 है, जहाँ 45 है वहाँ सर्व शिक्षा अभियान है। ठीक, आगे कोई योजना केंद्र सरकार या राज्य सरकारें बनाती हैं तो जोड़ देना कौन सा विषय कहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं। 46 कमज़ोर दुर्बल वर्गों की शिक्षा और आर्थिक सहायता। लैंग्वेज थोड़ी हमने सरल की है, किताबी भाषा को थोड़ा व्यवहारिक किया है, बाकी समझा ही देते हैं। दुर्बल वर्ग का मतलब नहीं शरीर से दुर्बल हो, आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, चाहे और किसी भी वर्ग के, आपकी आर्थिक सहायता करना और शिक्षा की व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसी आधार पर जो हमारे आम आदमी, जिसको बोल सकते हैं जो कमज़ोर है, उसके लिए सरकार हर तरीके से सहायता करे, जिससे वो समाज की मुख्य धारा में शामिल हो। इसीलिए सरकार की जितनी भी आर्थिक योजनाएं हैं वो इन्हीं वर्गों के लिए हैं। जैसे शुरुआत करते हैं खास सुरक्षा प्रोग्राम। सरकारी जो राशन की दुकानें हैं वो भी इसी योजनाओं में आती हैं। सस्ती दरों पर जो गल्ला मिलता है वो किन के लिए है? ऐसे वर्ग जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। इस तरीके से उज्ज्वला योजना, सब्सिडी बचाओ, किसी गरीब का चूल्हा जलाओ। इस तरीके से उज्ज्वला योजना, आधार योजना, बाकी जितनी भी योजनाएं भारत सरकार ने शुरू की, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आवास योजना, सबके लिए आवास, सबके लिए छत की व्यवस्था करना, तो ये सब इसी में आता है। इसी तरीके से सबला योजना, अलग अलग सरकारें अलग अलग तरीके से प्रयास करती हैं। तो इसी तरीके से प्रधानमंत्री जनधन योजना, जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, जितनी आर्थिक योजनाएं हम पढ़ते हैं, हर योजना का एक स्रोत है कि कोई योजना हवाओं से नहीं आती। संविधान उनको एक पिच देता है, सरकारें उस पर खेलती हैं। यही स्कोर है सरकारों के। 40 के बाद अब अगला है 47 का विषय है लोक स्वास्थ्य और बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराना। क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा होगा तो जीवन स्तर भी हमारा अच्छा होगा। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसी व्यवस्था करे कि सभी को बेहतर चिकित्सीय सुविधाएं मिलें। इसके लिए सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था करना, सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराना, टीकाकरण की व्यवस्था करना। इसके लिए सरकार ने देखा होगा समय समय पर जो योजनाएं चलाती हैं, जैसे टीकाकरण की सरकार ने व्यवस्था की, सरकार ने आयुष प्रोग्राम चलाया, आयुष्मान भारत स्कीम इसी में आती है। सरकारी जो महंगी दवाइयाँ हैं, हार्ट रोग में जो रिंग मिलते हैं हार्ट के, वो भी सस्ते किए गए। सरकार की कोशिश है कि गरीब हैं उनको भी स्वास्थ्य मिले। इसी तरीके से बेहतर जीवन स्तर का मतलब होता है हम बीमारी ना पड़े, सरकार की व्यवस्था हो। इसीलिए सरकार का कर्तव्य जनता को सचेत करें। जितने भी मादक पदार्थ हैं, जनता को जागरूक करना है कि तंबाकू चबाना और शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए जितने भी प्रोडक्ट हैं उसमें लिखा होता है। सरकार की तरफ से जो योजनाएं, जो एक्शन होते हैं वो इसी आधार पर किए जाते हैं। तो जहाँ स्वास्थ्य है वहाँ 47 है, जहाँ शिक्षा है वहाँ 45 है। इसी क्रम में अगला है 48, जहाँ कृषि है वहाँ 48 है। कृषि और पशुपालन, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो कृषि संबंधी जितनी भी योजनाएं हैं वो 48 में आ जाती हैं। कृषि संबंधी सरकार का हर कदम, अभी सरकार ने कृषि पर ही 2 बिल पास किए, वो भी इसमें आ जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड भी इसमें आ जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना भी इसमें आ जाएगा। बाकी कृषि जहाँ जहाँ है, चाहे खरीफ रबी के समर्थन मूल्य हो, एक ब्रॉड सेक्शन है कृषि का। पशुपालन में एनिमल हस्बेंड्री संबंधी जैसे ऑपरेशन फ्लड है, ग्रीन रिवॉल्यूशन है, वाइट रिवॉल्यूशन है,
जितनी भी क्रांतियाँ हैं, नीली, पीली, कथई, भूरी, गुलाबी, बादामी, सब इसमें आ जाती हैं। इस आर्टिकल में एक संशोधन हुआ 48A, 42वां संशोधन 1976। इसमें एनवायरनमेंट, वन और पर्यावरण की बात की गई। संविधान का एक अहम टॉपिक है, पर्यावरण का संरक्षण हो, वनों की कटाई ना हो और वन्य जीवों को प्रोटेक्शन मिले। इस आधार पर पर्यावरण से जुड़े हुए जितने भी विषय हैं वो इसमें आ जाएंगे। ग्रीन एनर्जी को मोटिवेट करना, सोलर एनर्जी को मोटिवेट करना, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना, ओजोन लेयर को बचाना, वनों से संबंधित हमारी वन नीति और वन्य जीवों का प्रोटेक्शन, जितने भी हमारे राष्ट्रीय पार्क हैं, पक्षी विहार हैं, उनको सुरक्षित रखना, उनके लिए योजनाएं बनाना, इसी से संबंधित सरकार की सारी योजनाएं इसमें आ जाती हैं। 49 में जो हमारे राष्ट्रीय स्मारक हैं, धरोहर है, उनका संरक्षण आता है। 50 में न्यायपालिका का सेपरेशन है, सरकार से अलग करना, कार्यपालिका न्यायपालिका में गैप होना चाहिए। इस तरीके से कानून बनाने वाली संस्थाएं और न्याय देने वाली संस्थाओं में गैप हो, तो न्यायपालिका का जो सेपरेशन है, पृथकीकरण है, उसकी जो स्वतंत्र तटस्थता है, निष्पक्षता है, वो बनी रहे, इसके लिए आर्टिकल 50 है। अंतिम है 51। भारत की जिम्मेदारी है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वो सहयोग दे। बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। अगर देखा जाए तो इस आर्टिकल में बहुत कुछ है। भारत की जो विदेश नीति है, अंतर्राष्ट्रीय जो नीतियां हैं, विदेशी दौरे हैं, विदेशी संधियां हैं, सब इसमें आती हैं। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हैं, G20, 15, कॉमनवेल्थ, तो भारत सरकार की तरफ से जो भी इसमें पहल करता है वो इसमें आता है। जैसे कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, सार्क शिखर सम्मेलन में भारत सरकार की तरफ से कोई जाता है, वो भी इसमें आता है। जो भारत सरकार की ड्यूटी है कि वो अपनी व्यवस्था को शांति सुरक्षा की बनाए। चीन के साथ पंचशील सिद्धांत हमने बनाए थे, इसके आधार पर डोकलाम विवाद भूटान के साथ हुआ था तो हमने भूटान का साथ दिया। इसी तरीके से आज भारत चीन के बीच जो विवाद चल रहा है 51 के तहत, हमारी सरहद सीमा को कोई छू नहीं सकता, क्योंकि इसकी निर्वहन है हमारी भारत सरकार की आँखें 51 के अनुसार। हमें अपनी सीमा सुरक्षा का अधिकार है, हमारी शांति को कोई कमजोरी ना समझे। इस आधार पर भारत युद्ध की नीति भी अपनाएगा और शांति की नीति भी अपनाएगा। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक भारत सरकार ने जो किया वो भी 51 में आता है, क्योंकि अगर कोई हमारी शांति के साथ इंटरफेयर करता है तो हम उसको करारा जवाब देंगे। इसी आधार पर भारत की अंतर्राष्ट्रीय संधि, विदेशी दौरे, वसुधैव कुटुंबकम हम कहें, दुनिया एक परिवार के समान है, भारत उसका छोटा सा मेंबर है। तो घर में जैसे मिलजुल के रहते हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी है हर देश के साथ हमारे वैसे ही संबंध हों। परिवार में कुछ ऐसे भी मेंबर होते हैं जो बिल्कुल अलग करने लायक होते हैं, जैसे आज नाम नहीं लेंगे, कई देश हैं, तो उनको हम ड्रॉप करते हैं। कुछ अच्छे हैं उनको हम जोड़ते हैं। तो आज हमारी जो विदेश नीति है, जो देश हमारे साथ हैं उनके साथ हम साथ हैं, जो साथ नहीं उनके साथ हम 7-8 हैं। इस आधार पर ये लेसन क्लोज होता है। अब हमें आपको करना क्या है, हर आर्टिकल का जो सब्जेक्ट है उससे इसको लिंक कर देना है और उसी तरीके 2-3 बार पढ़ेंगे, ये अपने आप सेट हो जाएगा। कैसे देखिए, 38 में लोक कल्याण, 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन, 39A समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, तो इसमें न्याय वर्ष है और कानूनी सहायता। 40 में ग्राम पंचायत है, 41 में लोक सहायता है, 42 में प्रसूति सहायता है, 43 में न्यूनतम मजदूरी है और कुटीर उद्योग है, 43A में मजदूरों का उद्योगों में योगदान है, 43B में सरकारी संस्थाएं हैं, 44 में समान नागरिक संहिता है, 45 में निःशुल्क शिक्षा है, 46 में कमज़ोर वर्ग हैं, 47 में हेल्थ है, 48 में कृषि है, 48A में पर्यावरण है, 39 में धरोहर यानी स्मारक हैं, 50 में न्यायपालिका है, 51 में शांति है और शांति है। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं। नमस्कार।